मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। इससे जो जस्ट पीछे जो वीडियो आया था उसमें हम इल्तुतमिश के कार्यों या ऐसा कह सकते हैं कि उसकी उपलब्धियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इल्तुतमिश के वो प्रमुख कार्यों, जिनमें सबसे पहले उसके द्वारा अपने विरोधी तुर्की अमीरों का दमन किए जाने, तत्पश्चात अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने जो दरबार था उसमें अपने विश्वस्त गुलामों या दासों को नियुक्त करने तथा तुर्कान ए चहलगानी, जिसे हम चारगान या चालीसा के नाम से भी जानते हैं, का संगठन को संगठित करने, यानी तुर्कान ए चहलगानी का गठन करने। उसके पश्चात इल्तुतमिश द्वारा ताजुद्दीन याल्दौज का दमन करने, ताजुद्दीन याल्दौज का दमन करने के पश्चात सिंध, मुल्तान और उच्च के प्रशासक नासरुद्दीन कुबाचा का दमन करने और कुबाचा का दमन करने के पश्चात मंगोल समस्या से निपटने, एक प्रकार से जलालुद्दीन मंगबर्नी के कारण इल्तुतमिश के सामने जो धर्म संकट आ खड़ा हुआ था उसका उसने कूटनीति से है वो एक प्रकार से सफलतापूर्वक सामना करने में वो सफल रहा। और 1224-25 ईस्वी में पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के आक्रमण का भय समाप्त हो जाने के बाद इल्तुतमिश अब पूर्वी भारत की ओर ध्यान दे सकता था। जब 1224-25 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबर्नी फारस की ओर लौट गया, उसके पीछे पीछे मंगोल आक्रमण का भय, मंगोल जो थे वो भी उसका पीछा करते हुए वापस लौट गए। इस प्रकार से पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के आक्रमण का जो भय बना हुआ था, जो संकट बना हुआ था, वह एक प्रकार से समाप्त हो गया। और इल्तुतमिश के लिए इल्तुतमिश जो था वो अभी तक इसी मंगोल संकट के कारण न तो राजपूत और हिंदू सरदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर पाया था और न ही वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार के जो विद्रोही तुर्की अमीर थे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाया था। अतः जैसे ही 1224-25 ईस्वी के पश्चात जब मंगोल आक्रमण का संकट समाप्त हो गया तो उसने सबसे पहले बंगाल की ओर ध्यान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी उस समय अली मर्दान खां बंगाल का प्रांतीय प्रशासक था, किंतु ऐबक की मृत्यु होते ही अली मर्दान खां ने एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उसने वार्षिक कर जो दिल्ली भेजा जाता था उसको भेजना बंद कर दिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करते हुए उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके खुद को एक स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद उसने अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने जो विरोधी खलजी अमीर थे उनका कठोरतापूर्वक दमन करना शुरू कर दिया और इसी के तहत उसने अनेक खलजी जो सरदार थे उनका वध करवा डाला। परिणाम स्वरूप जो खलजी सरदार थे शीघ्र ही अली मर्दान खां के विरोधी हो गए और इन खलजी सरदारों ने अली मर्दान खां के विरुद्ध संगठित होकर उसका विरोध किया और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अली मर्दान खां का है वो वध कर दिया। अली मर्दान खां का वध करने के पश्चात इन खलजी अमीरों ने हिसामुद्दीन इवाज नामक एक सरदार को बंगाल का सुल्तान बनाया। हिसामुद्दीन इवाज अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। सुल्तान बनने के बाद उसने सुल्तान गयासुद्दीन की, उसने शासक बनने के साथ ही सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की और तत्पश्चात उसने बिहार पर आक्रमण करके संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उसने तिरहुत, पूर्वी बंगाल, कामरूप यानी आसाम और जाजनगर यानी आधुनिक उड़ीसा वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। यद्यपि इल्तुतमिश है वो प्रारंभ से ही पूर्वी भारत पर अपनी निगाहें है वो रखे हुए था, परंतु मंगोल संकट के कारण वो इस परिस्थितियों में, मंगोल संकट वाली परिस्थितियों के कारण वो बंगाल और बिहार में कोई कार्रवाई नहीं कर पाया था। किंतु जैसे ही 1224-25 ईस्वी में मंगोल संकट समाप्त हुआ, इल्तुतमिश ने वो पूर्वी भारत में बंगाल के विरुद्ध
अभियान के सैन्य अभियान के। यद्यपि जो हिसामुद्दीन इवाज था वो इल्तुतमिश का सामना करने के लिए तैयार था, किंतु अचानक उसने अपना निर्णय बदलकर इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर दी और इल्तुतमिश के साथ संधि करके उसकी अधीनता स्वीकार कर दी। संधि के तहत जो बिहार वाला जो क्षेत्र था वो इल्तुतमिश को दे दिया गया और जो हिसामुद्दीन इवाज था उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करके स्वतंत्र जो सुल्तान के जो राज चिन्ह और जो उपाधि धारण की थी वो त्याग दी और वार्षिक कर चुकाने का वचन है वो इल्तुतमिश को दिया। इस पर इल्तुतमिश संतुष्ट होकर जब वापस दिल्ली लौट गया, वापस दिल्ली लौटते समय उसने मलिक जानी को बिहार का प्रांतीय सूबेदार नियुक्त किया, परंतु इल्तुतमिश के दिल्ली पहुंचते ही हिसामुद्दीन इवाज ने बिहार पर आक्रमण करके मलिक जानी को बिहार से खदेड़ दिया। परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि उस समय अवध का सूबेदार था, हिसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध भेजा। नासिरुद्दीन महमूद शाह इल्तुतमिश का एक योग्य और पराक्रमी पुत्र था। उसने अत्यंत धैर्य और संयम के साथ काम लेते हुए काम लिया और 1226 ईस्वी में जब हिसामुद्दीन इवाज पूर्वी बंगाल में किसी अन्य अभियान में व्यस्त था, उसी दौरान नासिरुद्दीन महमूद शाह ने इवाज की जो राजधानी थी लखनऊ थी उस पर अचानक आक्रमण करके अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में हिसामुद्दीन इवाज ने भी पलटकर वापस और लखनऊ पर आक्रमण किया, परंतु वह संघर्ष के दौरान मारा गया। इस प्रकार बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हुआ। इल्तुतमिश ने बंगाल का क्षेत्र भी अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह को सौंप दिया, किंतु दुर्भाग्यवश 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की अचानक मृत्यु हो गई और नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही खलजी सरदारों के विद्रोह भी प्रारंभ हो गए और 1229 ईस्वी में ही मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का नामक एक खलजी सरदार ने बंगाल पर अधिकार करके खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में पुनः बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान किया और मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का संघर्ष के दौरान मारा गया और बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार के साथ साथ बंगाल का भी सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार वह बंगाल और बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहा। बिहार पर अधिकार करने के पश्चात जो इल्तुतमिश था, बिहार पर अधिकार करने के बाद इल्तुतमिश के सामने अगली जो प्रमुख समस्या थी वो थी पश्चिमी भारत में खोखर। खोखरों के बारे में मैंने बताया था, मोहम्मद गोरी के समय से ही ये तुर्की सल्तनत के विरुद्ध एक प्रकार से संघर्ष छेड़े हुए थे। जब 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबर्णी ख्वारिज्म से भागकर और पंजाब वाले क्षेत्र में पहुंचा था, पश्चिमी पंजाब वाले नासिरुद्दीन कुबाचा के क्षेत्र में पहुंचा, तो यहाँ पर उसने मंगोलों से अपनी सुरक्षा के लिए जो स्थानीय विद्रोही जाति थी खोखर, उनके साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर ली और उन्हीं के सहयोग के कारण वो लगभग 3 वर्षों तक इस क्षेत्र में अपनी जान बचाए रखने में सफल रहा था। जब 1224 ईस्वी में उसके ऊपर मंगोलों का दबाव बढ़ने लगा और इल्तुतमिश ने भी उसे शरण देने से इनकार कर दिया, तो वह वापस फारस की ओर लौट गया। किंतु लौटते समय उसने अपने विश्वस्त सैफुद्दीन करंगुल को इस पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया। सैफुद्दीन करंगुल इस पश्चिमी पंजाब पर वाले क्षेत्र पर जलालुद्दीन मंगबर्णी के अधीनस्थ प्रशासक के रूप में शासन कर रहा था। उसने खोखरों के साथ वो घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर ली थी। यद्यपि 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश है वो नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित कर पंजाब के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर चुका था और 1226-27 ईस्वी में उसने मंगोल आक्रमण का भय समाप्त होने के बाद
उसने पुनः मुल्तान और उस पर अधिकार करके जो नासिरुद्दीन कुबाचा था उसको सिंध के बखर दुर्ग में घेर लिया था। और उसके नासिरुद्दीन कुबाचा के नाव डुबोने के बाद और उसकी हत्या करने के बाद उसने सैफुद्दीन करंगुल और इन खोखरों की तरफ ध्यान दिया। सैफुद्दीन करंगुल और जो खोखर थे उन्होंने एक प्रकार से पश्चिमी पंजाब वाले इल्तुतमिश के क्षेत्रों में और निरंतर लूटमार कर अराजकता व्याप्त कर दी थी। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने एक विशाल शाही सेना इन खोखरों का दमन करने के लिए भेजी और भयंकर संघर्ष के पश्चात शाही सेना ने जो खोखर थे उनका दमन करने में है वो सफलता प्राप्त हुई। शालकोट जो आधुनिक शालकोट है, जालंधर और नांदना वाले जो क्षेत्र थे उन पर शाही सेना का अधिकार हो गया। नासिरुद्दीन ऐतगिन नामक एक तुर्की अमीर सेनानायक को नांदना में है वो इन खोखरों के विरुद्ध तैनात किया गया। खोखर बाहुल्य जो क्षेत्र थे उनको छोटी छोटी जागीरों में बांटकर तुर्की अमीरों को प्रदान कर दिया गया। परिणाम स्वरूप खोखरों का जो एक प्रकार से जो खोखरों का जो विद्रोह था उसका पूर्ण रूप से दमन हुआ। इस प्रकार इल्तुतमिश वो खोखरों का अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से दमन करने में सफल रहा। खोखरों का दमन करने के पश्चात इल्तुतमिश ने उन हिंदू और राजपूत शासकों की तरफ ध्यान दिया जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी। यद्यपि प्रारंभ में मंगोल आक्रमण के भय के कारण इल्तुतमिश इन राजपूत और हिंदू सरदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाया था, परंतु 1226 ईस्वी में जैसे ही मंगोल आक्रमण का संकट समाप्त हुआ इल्तुतमिश ने 1226 से 32 की अवधि में जो 7 महत्वपूर्ण राजपूत और हिंदू राज्य थे उन 7 महत्वपूर्ण हिंदू राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें दिल्ली सल्तनत में विलय करने में वो सफल रहा, जिनमें बयाना, रणथंबोर, ग्वालियर, कालिंजर, अजमेर, नागौर, जालौर, मंडोर ये आदि क्षेत्र प्रमुख थे। इन क्षेत्रों पर इल्तुतमिश वो अधिकार करके इन्हें दिल्ली सल्तनत में विलय करने में वो सफल रहा था, परंतु 1233-34 ईस्वी में वह भूताला के युद्ध में, भूताला राजस्थान में स्थित है, जो उस समय मेवाड़ का शासक था जत्र सिंह, जिसकी राजधानी नागदा थी, नागदा पर आक्रमण किया, परंतु वह मेवाड़ के जो गुहिल वंश का शासक था जत्र सिंह, उस जत्र सिंह के विरुद्ध इल्तुतमिश भूताला के युद्ध में पराजित हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि इल्तुतमिश मारवाड़ के शासक जत्र सिंह को पराजित नहीं कर पाया। इस प्रकार वो बहुत से राजपूत और हिंदू सरदारों का दमन करके दिल्ली सल्तनत का है वो विस्तार करने में सफल रहा। राजपूतों के विद्रोह का दमन करने और उनकी शक्ति को कुचलने के पश्चात इल्तुतमिश की एक उपलब्धि ये तो थी इल्तुतमिश की सैन्य उपलब्धि। इसके अलावा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि इल्तुतमिश का जो राज्याधिकार है वो दुर्बल था, क्योंकि वो अपने प्रारंभिक जीवन में एक दास रह चुका था और इन कुतुबी और शमशी वंश के कुतुबी और मोइजी वंश के जो तुर्की अमीर थे वो उसे एक प्रकार से सुल्तान के पद पर देखना नहीं चाहते थे। संभवतः इसी कारण उसने 1229 ईस्वी में जो खलीफा जो उस समय बगदाद में बैठता था अल इमाम मुस्तसिर बिल्लाह, बगदाद का खलीफा था अल इमाम मुस्तसिर बिल्लाह, उस खलीफा से इल्तुतमिश ने अपने पद की वैधानिकता हेतु वैधानिक प्रमाण पत्र जो पद की वैधानिकता हेतु मान्यता पत्र है वो प्राप्त किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार करते हुए उसके लिए राजकीय छत्र और खिल्लत
यानी जो राजकीय पोशाक होती थी वो भिजवाई, और उसे नासिर अमीर उल मोमिनीत यानी खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से है वो अपने पद की वैधानिक प्रमाण पत्र, अपने पद की वैधानिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इस प्रकार वह अपने पद के वैधानिक रूप से वो पद का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण उसकी जो मुस्लिम जनता थी उसके मध्य इल्तुतमिश की जो एक प्रकार से जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हो गई। इल्तुतमिश की अन्य जो उपलब्धियां हैं जिनमें हम उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों, उसकी आर्थिक उपलब्धियों, जिसमें उसके द्वारा जो मुद्रा प्रणाली है वो मुद्रा प्रणाली गठित किए जाने, उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रशासनिक उपलब्धियों में हम अख्ता प्रथा के बारे में, और जो उसकी आर्थिक उपलब्धियां हैं उसमें हम उसके मौद्रिक संगठन के बारे में, किस प्रकार से उसने पहली बार तुर्की मुद्रा का है वो संगठन किया था, मुस्लिम मुद्रा का जो है वो संगठन किया था। इसके अलावा उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।